तो यहाँ पर हम सेक्शन ई करा रहे हैं, यानी केस स्टडी वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 36 जो दे रखा है, मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन द शॉट पुट डिसिप्लिन। हर थ्रो ऑफ 18.86 मीटर एट द एशियन ग्रैंड प्रिक्स in 2017 is the maximum distance for an Indian female athlete. Keeping her as a role model, Sanjita is determined to earn gold in Olympics one day. Initially, her throw reached 7.56 meter only. Being an athlete in school, she regularly practiced both in the mornings and in the evenings and was able to improve the distance by 9 centimeter every week. During the special camp for 15 days, she started with 40 throws and every day kept increasing the number of throws by 12 to achieve this remarkable progress. तो यहाँ पर एक्चुअली में जो ये केस दे रखा हमें, तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड है मनप्रीत कौर का। तो पहले तो आपको ये बता दें, केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो लंबे दिखते तो हैं लेकिन एक बहुत आसान होते हैं। तो आपको ध्यान लगा के केस पढ़ना है। उसके बाद नीचे जितने भी क्वेश्चन दे रखे होंगे, 2, 3, 4 जो भी होंगे, तो उसका सॉल्यूशन आप कर लोगे। लेकिन अगर केस स्टडी आपने ढंग से नहीं पढ़ी या समझा नहीं उसको, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसको ध्यान लगा के पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इस केस स्टडी पे डिपेंड जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, 3-4 क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए ध्यान लगा के पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर संजीता जो है, ये तो रिकॉर्ड है मनप्रीत कौर का। संजीता उसको रोल मॉडल मानती है और डिटरमाइन करती है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए, और उसके लिए वो क्या करती है, प्रैक्टिस करती है। और इनिशियली उसका जो थ्रो होता है 7.56 मीटर का होता है। बीइंग एन एथलीट इन स्कूल, सी रेगुलरली प्रैक्टिस बोथ इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग में तैयारी करती है। और उसके बाद इम्प्रूवमेंट उसका जो आता है 9 सेंटीमीटर एवरी वीक, उसका इंक्रीज होता है जो थ्रो है। तो यहाँ पर एक ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज, उसके बाद 15 डेज का कैंप लगता है। और सी स्टार्टेड विथ 40 थ्रोज, और इनिशियली 40 थ्रोज फेंकती है एवरी डे। और उसके बाद 12 थ्रो इंक्रीज होते हैं उसके डे बाई डे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी थ्रो संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ कैंप। तो कितने थ्रोज वो 11th डे में मतलब कि फेंकेगी, तो वो निकालना हमें। तो इनिशियली क्या है, यानी इनिशियली यानी फर्स्ट टर्म हमारा दे रखा है कितना, 40 टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म हो गया। और डे बाय डे जो है कितना इंक्रीज करती है वो, 12 थ्रो उसके इंक्रीज होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा 12। अब 11th डे, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, nth टर्म वाला। ए एन इक्वल टू क्या होता है, a + n - 1 d, और ए एन क्या है 11th, और a क्या है 40 + n - 1 d, n क्या है 11 - 1 d। तो n इक्वल टू 11 ये लिख देना आपको। और d क्या है, d है एक्चुअली में कितना, 12। तो d 12 है। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 40 + 120 यानी 160 थ्रो। 11th डे में वो 160 थ्रो फेंकती है। तो ये तो आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी संजीता's थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक। तो पहले वीक में कितना फेंकती हो, पहले वीक में उसका थ्रो कितना था, इतना 7.56 मीटर, और दूसरी वीक में कितना बढ़ जाता है 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो 9 सेंटीमीटर को मीटर बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.09 मीटर। और ये क्या है, हर वीक में इतना थ्रो बढ़ता है उसका, तो ये क्या है, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि एपी बनेगी। और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म फर्स्ट वीक में, a = 7.56 मीटर, ये फर्स्ट टर्म है। अब हमें क्या निकालना है,
एट द एंड ऑफ 6 वीक्स का निकालना है, यानी 6 टर्म निकालना हमें। तो कितना होता है, डी इक्वल टू हो गया, और हमें एन इक्वल टू, एन तो दे रखा है 6, एन क्या हो जाएगा 6, तो हमें यहाँ पर निकालना है 6th वीक में कितना वो थ्रो रीच होती है। तो ये हो जाएगा A6 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। तो A कितना हो गया 7.56 प्लस 6 माइनस 1, और D कितना है 0.09, ये हो जाएगा, ये हो गया 7.56 प्लस 5, ये 0.45 हो गया, और ये दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा 6 5 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 7 और 1 8, तो 8.01 मीटर, 8.01 मीटर वो 6th वीक में इतना थ्रो करेगी, मतलब 6 वीक में इतना बढ़ जाएगा उसका। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये चॉइस दे रखी है, व्हेन विल सी बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.16 मीटर। तो 11.6 मीटर का थ्रो वो कब अचीव करेगी, तो उसके लिए हमें इसका मतलब क्या निकालना, सेकेंड पार्ट में होगा, मतलब और वाला जो है सेकेंड पार्ट, तो ये है चॉइस वाला जो है, इसमें 11.16 मीटर कब अचीव करेगी, वो किस वीक में अचीव करेगी, वो तो निकालेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि nth वीक, तो ए वही वाला फॉर्मूला लगेगा an वाला, a प्लस n माइनस 1 d, तो d भी हमें पता है, a कितना है 7.56 प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1, और d हमें पता है 0.09, यानी हर वीक इतना बढ़ता है उसका। तो ये nth क्या है, नंबर ऑफ वीक्स है, इतने नंबर ऑफ वीक्स में वो अचीव करेगी इतना। तो an हमें दे रखा एक्चुअली में 11.16 मीटर, 7.56 हो जाएगा, और ये इसको n माइनस 1 0.09, और इसको इधर ले आते हैं 11.16 माइनस 7.56 हो जाएगा, n माइनस 1 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.09, 6 से 6 ये हो जाएगा हमारा 3.60, अपॉन में लिख देते हैं 0.09, और ये हो जाएगा n माइनस 1, और ये डेसिमल इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360/9, n माइनस 1 ये हो जाएगा 40, और ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1, तो क्या हो गया 41, n इक्वल टू हमारा 41 आ गया है। 41th वीक में जो है ये अचीव करेगी इतना थ्रो, 41th वीक में उसका इतना थ्रो हो जाएगा 11.16 मीटर। आपका क्वेश्चन नंबर 36 के थर्ड पार्ट में ये पूछ रहा है, हाउ मेनी थ्रोज डिड सी डू ड्यूरिंग द इंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। तो टोटल मिला के कितने थ्रोज करती है वो हमने निकालना है। तो हमें क्या है, nth टर्म सम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इनिशियली कर दी है 40 थ्रोज, तो a इक्वल टू तो हो गया 40, और डे बाई डे कितने बढ़ते हैं उसके 12, तो d इक्वल टू हो गया 12, कितने डेज का निकालना है n इक्वल टू 15। तो टोटल सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर n क्या है 15 है, 15/2, a कितना है 40, 15 माइनस 1 d कितना है 12। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 15/2 80, ये हो जाएगा 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 कम 12 4 16, 168। 15/2 ऐड कर लेते हैं 8, 8 6 14 का 4 हासिल 1 2, 2 से काट देते हैं, 2 कम 2 दूनी 4, 2 चौक 8,
15 चक्कू 60 का 0 हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36 का 6 हासिल 3, 15 का 15 3 18। तो ये हो जाएगा 1860 थ्रोस टोटल मिला के इंटायर 15 डेज में इतने थ्रोस कंप्लीट करती है। कौन? ये क्या नाम है इसका? संजीथा। क्वेश्चन नंबर 37। Tharunya was thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame from the 20th July to 20th August 2023 and for the first time in the FIFA Women's World Cup's history. 2 nations host in 10 venues. Her father felt that the game can be better understood if the position of the player is represented as points on a coordinate plane. तो प्लेयर्स की पोजीशन दे रखी है कोऑर्डिनेट प्लेन में और हमें इन क्वेश्चनों का आंसर निकालना है। एट एन इंस्टेट, पहला क्वेश्चन है, एट एन इंस्टेट द मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड फॉर्म्ड पैलोग्राम, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मिडफील्डर इफ द पोजीशन ऑफ अदर प्लेयर्स हु फ्रेम्ड द पैलोग्राम। तो ये डायग्राम तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो पोजीशन है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पर ए ये बता रहा है कि ये चारों जो पोजीशन है ये एक पैलोग्राम बनता है, तो पैलोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ए हो गया 1 2, बी हो गया 4,3 और सी हो गया 6,6 और डी जो है इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स और वाई। तो पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे पैलोग्राम्स के डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ओ मिड पॉइंट जो है बी डी का भी हो जाएगा और ए सी का भी मिड पॉइंट ओ कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मिड पॉइंट निकाल देते हैं ए सी का, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या है, सीधे निकाल देते हैं 1 + 6, फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो जो x कोऑर्डिनेट हैं ए और सी के उनको ऐड कर देते हैं और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। और y कोऑर्डिनेट को क्या होगा 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 7/2 और 8/2 मतलब 4। अब इधर से निकाल देते हैं बी डी का मिड पॉइंट ऑफ बी सी बी डी। ये कितना हो जाएगा, डी के कोऑर्डिनेट x हैं एक्स वाई, तो ये हो जाएगा x + 4 डिवाइडेड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y + 3 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या है कि दोनों के मिड पॉइंट तो इनको इक्वेट कर लेते हैं, दोनों x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो कर देते हैं इक्वल, x + 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 7/2, 2 से 2 कैंसिल और x = कितना आ गया 3। अब इधर क्या कर देते हैं y + 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी y + 3 किसके इक्वल होगा 4 के, y + 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू होगा 4 के। तो ये हो गया हमारा y = 5। तो इस प्रकार से d के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे, d के कोऑर्डिनेट आ गए 3,5। तो वही निकालना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, थारुन्या वाज thrilled टू नो, वही केस स्टडी है सेम, उसका सेकंड पार्ट है, चेक इफ द गोल कीपर जी और कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसके, स्वीपर एच और ये फॉल ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन। तो 3 पोजीशन दे रखी हमें ये प्लेयर्स की और हमें ये बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लिया जी एच और क्या है के, ये स्ट्रेट लाइन में है। वैसे ये बता दें कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर एक्चुअली में एच होना चाहिए।
h यहाँ पे होना चाहिए और k होना चाहिए यहाँ पे, और g ये है -3,5। और अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो क्या होना चाहिए, यानी फॉर स्ट्रेट लाइन व्हाट शुड बी द कंडीशन, स्ट्रेट लाइन के ये होना चाहिए GK प्लस KH इक्वल टू होना चाहिए GH। अब GK में डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इसमें चाहिए आप x2 माइनस x1 लिखे, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करके माइनस भी प्लस हो जाएगा तो y माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया √-3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में KH प्लस में कितना हो जाएगा, KH हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू GH। ये हो जाएगा -3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर और रूट। अब देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं आता। ये हो गया 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस में ये भी कैलकुलेट करके क्या हो जाएगा 9 प्लस 4, और ये भी कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √15 वो 52, 3 3 6 जगह 36 और ये 4 जगह 16। तो ये अब ये देखते हैं √52, इसके अंदर जो कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर 52 में क्या है 4 है, तो उसको रूट निकाल लेते हैं। अंदर बचेगा केवल 13, 2√13, और यहाँ पर √13 प्लस √13 ये आ जाएगा, तो यहाँ पर 2√13 आ जाएगा और ये 2√13 हो गया। तो इसका मतलब तीनों की तीनों क्या है स्ट्रेट लाइन में है। तो आप लिख लोगे यहाँ पे GH एंड K lie on the same straight line, same straight line। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चेक की फुल बैक, मतलब जे ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पोजीशन के प्लेयर की, आई एक्विडिस्टेंट फ्रॉम फॉरवर्ड। तो ये हमें चेक करना है कि एक्विडिस्टेंट में है, और साथ में दे रखा है कि क्या मिड पॉइंट है सी। तो हम देख लेते हैं कि हमें जो दे रखा है, तो हमें दे रखा जे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। जे दे रखा 5, -3, और आई दे रखा है कितना -4, 6, और हमें ये बता रहा है कि सी एक्विडिस्टेंट में है कि नहीं, चेक करना है। तो हम डिस्टेंस निकालते हैं JC। तो JC कितना हो जाएगा √5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या होगा -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा कितना 25, और ये हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा √41, और CI कितना हो जाएगा, CI हो जाएगा √0 माइनस, यानी माइनस का प्लस हो जाएगा 0 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये भी कैलकुलेट करके हमारा कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा √41। तो इसका मतलब क्या है, ये एक्विडिस्टेंट में है। हम कह सकते हैं C is equidistant from J and I। अब देखते हैं चेक करके मिड पॉइंट है कि नहीं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, ये x1 है, ये y1 है,
ये x2 है और ये y2 है। अगर c मिड पॉइंट होगा तो क्या होना चाहिए, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए 1। अब देखते हैं चेक करके, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये तो कितना आ रहा 1/2, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करने की बात ही नहीं हुई, जब यहाँ पर रॉन्ग आ गया तो हम कह सकते हैं कि C इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ JI। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ डिफेंसिव मिडफील्डर, अटैकिंग मिडफील्डर एंड स्ट्राइकिंग lie on the same straight line and B is equidistant from A and E, find the position of E। तो ये बता रहा है कि अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन में है और इक्विडिस्टेंट में फ्रॉम A and E, यानी A and E, A ये है और E ये है। अब ये बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन में भी है, स्ट्रेट लाइन में भी है, तो क्या हो जाएगा, ये B स्ट्रेट लाइन में भी है और ये मिड पॉइंट भी है। अब हमें क्या देखना है, ये चेक करना है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ E, हमें E की पोजीशन निकालना। तो स्ट्रेट लाइन में मिड पॉइंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। फॉर्मूला लगा लेते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये लिख देते हैं हम 2 के इक्वल, ये लिख देते हैं -3 के इक्वल। तो b प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या लिख लेंगे -3, और b इक्वल टू हमारा आ जाएगा -6 -4 यानी -10। और यहाँ पर a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारा a इक्वल टू 3। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 38। वन इवनिंग कौशिक was in a park. Children were playing cricket. Birds were singing on a nearby tree of height 80 meter. He observed a bird on the tree at an angle of elevation of 45 degree. When a sixer was hit, a ball flew through the tree, frightening the bird to fly away. In 2 seconds, he observed the birds flying at the same height at an angle of elevation of 30 degree and the ball flying towards him at the same height at an angle of elevation of 60 degree। तो बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ट्री में एक बर्ड्स बैठी हुई है और यहाँ पर क्रिकेटर है, और क्रिकेटर ने क्या है, बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 45 डिग्री बर्ड का, जो बर्ड देख रहा है। अब यहाँ पर से उसने सिक्सर हिट करा है और पेड़ की हाइट के बराबर वो जहाँ पर बॉल पहुँचती है, बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है। बॉल का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये 60 डिग्री है। और यहाँ पर ए पॉइंट से बर्ड डी तक फ्लाई करती है, डी पॉइंट तक, और उस क्रिकेटर उसको ऑब्जर्व करता है। तो बर्ड का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है, 30 डिग्री, जब पेड़ से वो उड़ती है उसी हाइट में। तो ये तो हो गया केस। अब हमें इस पे बेस क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्रीज वाज द ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। यानी जो क्रिकेटर है वो जो ऑब्जर्व कर रहा है बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, तो ट्री से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी।
तो ट्री से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी ये, तो हम मतलब कि BC निकालना है। तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो BC कौन से ट्रायंगल की साइड है, यहाँ पर ट्रायंगल BCO। इन ट्रायंगल BCO इसमें कंसिडर करेंगे हम ट्रायंगल BCO को, और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। तो tan 45 क्योंकि हमें बेस निकालना है और परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना है 80 है, और बेस हमें निकालना BC। तो tan 45 इक्वल टू 1 होता है, तो BC इक्वल टू सीधे क्या हो जाएगा 80 मीटर। तो यहाँ पर बर्ड जिस पेड़ पे बैठी हुई है उस पेड़ की डिस्टेंस कितनी है 80 मीटर है। अब है अगला क्वेश्चन, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम। तो मेंशन टाइम कितना था 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में बर्ड कहाँ पहुँचती है, A से पहुँचती है D में। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है BE। तो BE डिस्टेंस कैसे निकलेगी, BE डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले CE निकालना पड़ेगा, और BC हम निकाल चुके हैं। BC हमारा 80 मीटर है, तो हमें क्या करना है CE। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा CE, यानी कौन सा ट्रायंगल है DCE। इन ट्रायंगल DCE, तो ट्रायंगल DCE में ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है बर्ड का डीप पॉइंट पे। तो ये हो जाएगा हमारा tan 30 इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना है परपेंडिकुलर 80 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हमें निकालना है CE। तो ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 80/CE। तो ये हो जाएगा हमारा CE इक्वल टू क्या हो जाएगा 80√3 मीटर। तो ये तो हो गया CE, और हमें निकालना है BE कि बर्ड A से D तक जाती है कितनी डिस्टेंस कवर करती है। तो BE कितना हो जाएगा, BE इक्वल टू हो जाएगा हमारा CE माइनस BC। BC हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, 80√3 माइनस 80, ये हो जाएगा 80 कॉमन रख लीजिए, √3 माइनस 1, इतने मीटर जाती है बर्ड्स यानी A से D तक। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सॉ द बॉल। वैसे तो ये क्वेश्चन में आफ्टर नहीं होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए। यानी बॉल क्या है, बॉल यहाँ F में है, तो AF निकालना हमें। जब ये A में पहुंचेगा तभी तो ट्री को हिट करेगा, तो हमें निकालना AF। तो AF कैसे निकालेंगे, AF तो पहले निकलेगा, AF कैसे निकलेगा, हम करेंगे BC से CG को माइनस करेंगे, BC माइनस CG। तो BC कितना है, BC तो हमारा 80 है, और CG हमें निकालने के लिए इन ट्रायंगल FCG। इन ट्रायंगल FCG में कितना कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेंगे tan 60, परपेंडिकुलर हमारा वही है सेम 80, और बेस अब की बार कितना होगा CG जो निकालना है, और ये हो जाएगा √3 इक्वल टू 80/CG। CG हमारा आ जाएगा 80/√3, और BC हमें पता है, तो हमारा AF कितना आ जाएगा, AF बोलो या BG बोलो एक ही चीज़ है। AF आ जाएगा हमारा, AF आ जाएगा BC से यानी 80 माइनस CG हमारा ये है 80/√3। √3 को कॉमन ले लीजिए, ये बच आया हमारा 80√3 माइनस 80। यहाँ पर 80 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा √3 माइनस 1/√3 AF। तो इतना जो है बर्ड फ्लाई करेगा, यानी पेड़ में स्ट्राइक करने से पहले वो इतना ट्रेवल करेगा। कौन,
बॉल। इसको चाहिए तो √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप रेशनलाइज करने के लिए। अब है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ इट हैड फ्लॉन। अगर बर्ड इतना मीटर चलती है तो उसकी स्पीड पर मिनट में क्या होगी, तो वो निकालना हमें। मतलब हमें डिस्टेंस दे रखी है और हमें क्या है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में बर्ड कितना चलती है हमें दे रखा है 2 सेकेंड्स। डिस्टेंस अब की बार इसने दे रखा है स्पेसिफिक केस, डिस्टेंस कितनी है 20√3 + 1। तो इस वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि डिस्टेंस हमें दे रखी है 20√3 + 1 मीटर और स्पीड कितनी हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी 20√3 + 1 टाइम है 2 सेकेंड। लेकिन हमें क्या बनाना है मिनट बनाना है, मीटर पर मिनट निकालना है। तो पर मिनट ये सेकेंड है, नीचे 2 सेकेंड है, तो हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो अब क्या हो जाएगा मिनट में आ जाएगा। तो ये 30 टाइम्स कट गया है। अब ये हो जाएगा हमारा 600√3 + 1 मीटर पर मिनट आंसर। बाकी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। क्लास 10 मैथमेटिक्स प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। रजनी वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। She wanted to enjoy rides on giant wheel and played dart game. The number of times she played dart game is half the number of rides she had on giant wheel. If each ride cost 5 rupees and dart game cost 4 rupees, then she spent 28 rupees. तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली। तो पहले का सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं लेट कितने डार्ट गेम खेले उसने, लेट सी प्लेड डार्ट गेम। तो डार्ट गेम क्या होता है बच्चों, ऐसे मिसाइल फेंकनी पड़ती है और आगे क्या होता है कोई चक्र होता है उसमें, और उस हिसाब से पॉइंट मिलते हैं। जिस हिसाब से ये जहाँ भी पॉइंटेड होगा निशाना जहाँ भी लगेगा तो उसको डार्ट गेम बोलते हैं। तो लेट द सी प्लेट डार्ट गेम इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ राइट्स सी हैड। तो नंबर ऑफ राइट्स सी हैड y हो गई। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या है बता रहा है कि डार्ट गेम जितने भी खेले उसने हाफ द नंबर ऑफ राइट्स, वो नंबर ऑफ राइट्स के हाफ थे। डार्ट गेम कितने खेले उसने x, तो नंबर ऑफ राइट्स का हाफ, 2x - y = 0। ये तो होगी पहली इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या बता रहा, सेकंड कंडीशन हो जाएगी इफ ईच राइट कॉस्ट 5 रुपीज़। अब राइट की कॉस्ट क्या है 5 रुपीज़ और डार्ट गेम की कॉस्ट है 4 रुपीज़। तो डार्ट गेम कितने खेले उसने x, तो x डार्ट गेम की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4x, और नंबर ऑफ राइट्स एक राइट की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज़, तो y राइट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5y, और टोटल मिलाए दोनों कॉस्ट कितनी हो गई 28 रुपये। ये दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो ये तो हो गया एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन इसका। विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज शोन बाय दीज इक्वेशंस, इसके लिए हम करेंगे a1/a2 कैलकुलेट करेंगे। तो a1/a2 मतलब a1 मतलब x का कोफिशिएंट जो 2 है, और a2 मतलब सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 4 है। तो ये कट पिटा के कितना आ जाएगा 1/2। अब b1/b2 कैलकुलेट कर लेते हैं, b1 b2। तो b1 मतलब y का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 में जो -1 है, और y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में कितना है 5, तो -1/5 हो गया। तो यहाँ पर ये दिख रहा है साफ साफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये किसकी कंडीशन है, एक सॉल्यूशन होने की कंडीशन है। तो बोथ इक्वेशंस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, बोथ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है किस टाइप का सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन का, ये आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 3,
हाउ मैनी टाइम्स डज रजनी राइड द जाइंट व्हील एंड हाउ मैनी टाइम्स डज सी प्ले डार्ट गेम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दोनों इक्वेशन है हमारी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और क्या है 4x प्लस 5y 4x प्लस 5y इक्वल टू क्या है 28। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी 2 2 जो 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 के नीचे इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हो गई और दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो क्या हो गया -2y माइनस 5y माइनस 7y इक्वल टू कितना हो गया -28 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ गया 4। तो y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखने पर क्या हो गया 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ राइट्स सी हैड 4, नंबर ऑफ डार्ट गेम सी प्लेड कितने, नंबर ऑफ डार्ट गेम खेले उसने 2। ये आंसर आ गया। ड्रॉ द ग्राफ फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑफ पार्ट फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या आई थी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन क्या आई थी 4x प्लस 5y इक्वल टू 28। अब इन दोनों इक्वेशन का क्या करना है, अलजेब्रिक ग्राफिकली जो है इसको शो कर देना। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 हो, यहाँ पर x y, तो x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 होगा तो y इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशंस का बॉक्स बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7 होगा तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 होगा तो y इक्वल टू 4। तो ये दोनों सॉल्यूशन आ गए हमारे। अब इसको ग्राफिकली शो कर लेते हैं। y एक्सिस और x एक्सिस और ये 0 हो गया और यहाँ पर स्केल कर लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 मैक्सिमम था x में और y में क्या है, y में 4 है। 1 2 3 4। अब इस शो कर लेते हैं पहली इक्वेशन 0,0। तो पहली इक्वेशन में 0,0 कहाँ पे होगा, ओरिजिन में होगा 0,0। दूसरा पॉइंट 2,4 दिखा लेते हैं। तो 2,4 कहाँ पे होगा, ये 2,4। अभी दोनों को मिला लेते हैं, दोनों पॉइंट को। ये तो आ गई पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन के लिए 7,0। 7,0 का एक पॉइंट ये है, ये 7,0 है और दूसरा पॉइंट है 2,4। 2,4 ये यही है दूसरी इक्वेशन के लिए 2,4। इन दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं। तो ये दूसरी इक्वेशन का ग्राफ आ गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 28। अब दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं 2,4 पे, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये तो ग्राफिकली आपको ऐसे शो करना था इसको। अब है क्वेश्चन नंबर 37। रामा हैड हर 2 फ्रेंड्स वेंट टू पिज़्ज़ा शॉप। दे ऑर्डर्ड ए मीडियम साइज पिज़्ज़ा whose radius is 4 centimeter. They divided the pizza in such a way that each one of them get 2 equal slices. तो एक पिज़्ज़ा खरीदते हैं और प्रत्येक को हिस्से में कितनी 2 पिज़्ज़ा स्लाइस आती हैं। तो आप इन पे बेस्ड क्वेश्चन करना है। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ पिज़्ज़ा स्लाइस। तो पिज़्ज़ा स्लाइस का सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट का होगा कंप्लीट एंगल 360 का होता है तो 6 पीस करने हैं तो 6 एंगल होंगे इक्वल। तो क्या होंगे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ गया 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल 60 डिग्री आ गया। सेकंड का है फाइंड द एरिया ऑफ पिज़्ज़ा स्लाइस। पिज़्ज़ा स्लाइस का एरिया क्या होगा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो क्या होगा θ/360 मल्टी पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर
पिज़्ज़ा स्लाइस का एरिया कितना हो जाएगा, पिज़्ज़ा स्लाइस, तो पिज़्ज़ा स्लाइस का एरिया होगा 60/360, मल्टी में क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टी आर, आर कितना है 7 × 7, तो ये कैंसिल हो गया और ये 4 टाइम्स 6 टाइम कट गया, 2 3 जा ये हो गया 11, तो ये कितना आ गया हमारा 77/3, कितना आ जाएगा 77/3, जिसको हम कितना लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पिज़्ज़ा स्लाइस का एरिया आ गया। अब आपको पेरीमीटर निकालनी है, फाइंड द पेरीमीटर बता रहा है, तो पेरीमीटर कितनी होगी, पेरीमीटर से पहले हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं, यानी ये वाली लेंथ, ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला θ/360 मल्टी 2πr, ये होता है तो 60/360 हो गया, मल्टीप्लाई 2 × 22 22/7 मल्टी आर कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल, 6 टाइम कट गया, 2 3 जा, तो ये कितना आ गया 22/3, तो 20/3 आर की लेंथ आ गई। अब दोनों रेडियस ऐड करनी पड़ेंगी पेरीमीटर निकालने के लिए, तो पेरीमीटर ऑफ पिज़्ज़ा स्लाइस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ पिज़्ज़ा स्लाइस, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, लेंथ ऑफ आर्क तो ऐड होगी और रेडियस क्या है, 2 रेडियस ऐड हो जाएंगी, 2 × 7, तो ये आ जाएगा 22/3 प्लस में 14, ये हो जाएगा हमारा 3 और 22 + 42, ये कितना आ गया 64/3, तो ये आ गई हमारी पेरीमीटर ऑफ पिज़्ज़ा स्लाइस। बस आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, मिक्स नंबर में चेंज कर देना है इसको, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 21/3 सेंटीमीटर आंसर। तो ये पेरीमीटर आ गई पिज़्ज़ा स्लाइस की। अब निकालना है अगला क्वेश्चन, ये चॉइस का क्वेश्चन है। इफ द शॉपकीपर गिव्स 2 पिज़्ज़ा, वन ऑफ 3 सेंटीमीटर and other of 4 centimeter radius, instead of one pizza radius 7 centimeter at same price, what would Rama prefer? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पिज़्ज़ा स्लाइस जो होंगी 3 सेंटीमीटर रेडियस की और एक है 4 सेंटीमीटर रेडियस की, तो अभी हमें देखना पड़ेगा what would Rama prefer if the shopkeeper gives 2 pizza, one of 3 centimeter, other of 4 centimeter radius, instead of one pizza of radius 7 centimeter at same price, what would Rama prefer? तो हम ये करके कर लेते हैं, इसकी है 3 और इसका 4 सेंटीमीटर, एंगल वही रहेगा क्योंकि 6 डिवाइड करना पड़ेगा दोनों पिज़्ज़ा को। तो अब देख लेते हैं इनका एरिया का सम क्या आता है, तो एरिया ऑफ पिज़्ज़ा ऑफ रेडियस एंड 4 सेंटीमीटर रेडियस, तो थीटा यानी 60/360 मल्टी पाई आर स्क्वायर, और प्लस में क्या है 60/360 मल्टी पाई, यानी एक पिज़्ज़ा की रेडियस R1 है, दूसरे की R2, तो यहाँ पर जो है ये तो कट गया, ये भी कट गया, इसको कॉमन ले लेते हैं 1/6, और पाई भी कॉमन है, पाई को मतलब 22/7, अंदर है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो कितना हो गया 22/7×42, R1 कितना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा R2, तो ये कट गया, तो हमारा 11/21, अंदर बचेगा 9 + 16, तो कितना हो गया है 11/21 मल्टी 25, ये हो जाएगा 11×5 55 का 5 हासिल 5, 11×3 22 और 5 27, अब ये हमारा आ जाएगा कितना 21, ये हो जाएगा हमारा कितना 13 2/21
सेंटीमीटर। अब कौन सा पिज़्ज़ा प्रेफर करेगा रामा? भाई जिसमें उसको ज़्यादा मिलेगा वही प्रेफर करेगा। तो अगर 2 पिज़्ज़ा लेता है तो दोनों का एरिया इतना आ रहा, दोनों स्लाइस जो उसके हिस्से में आएंगी। और जबकि जो अकेला पिज़्ज़ा था यानी उसका कितना था एरिया? 25 एंड 2/3। तो 22 उसका था 22 2/3, यानी एरिया ऑफ पिज़्ज़ा जिसका क्या था, रेडियस कितनी थी इसकी? 7 सेंटीमीटर। तब एरिया था इतना और अभी एरिया इतना है। तो कौन सा प्रेफर करेगा? रामा विल प्रेफर पिज़्ज़ा ऑफ 7 सेंटीमीटर रेडियस, सिंस क्या है, एरिया ऑफ पिज़्ज़ा विथ 7 सेंटीमीटर वो कितना है? इतना, ग्रेटर देन इन दोनों के सम के बराबर, मतलब सम के से ज़्यादा है। तो ये वाला प्रेफर करेगा ज़्यादा एरिया जिसका हुआ। अगर क्वेश्चन नंबर 38, अ फार्मर हैड अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड, ही पुट अ फेंस पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड्स एज शोन in the figure. ABC is a scale drawing of fields which is made on the scale of 1:8। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं आपको। बाय थेल्स थ्योरम which sides of fields are proportional। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बाय थेल्स थ्योरम which sides of fields are proportional। तो क्योंकि ST क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर, सिंस ST पैरेलल टू QR इन ट्रायंगल PQR। तो इसलिए क्या होगा, ये इसको इक्वल प्रोपोर्शन में हो जाएंगी दोनों साइड। कौन सी? PS और QS और PT अपॉन TR। तो ये हो जाएगा बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स या BPT बात एक ही है, बाय थेल्स थ्योरम। तो पहले वाला तो ये हो गया। अब है सेकंड पार्ट, इफ साइड PQ इज 640 मीटर। अगर ये बता रहा है कि ये 640 मीटर है, तो ये अगर ये ट्रायंगल बना दिया है ऐसे, यहाँ पे ऐसा है P और ये क्या है S, ये है T और ये है Q और ये है R। तो PQ इज 640 मीटर। तो PQ पूरी क्या है? 640 मीटर है ये, और PS इज 160 मीटर, और ये क्या है? PS 160 मीटर है। देन द साइड्स PQ एंड P आर डिवाइडेड इन विच रेशियो बाय द फेंस। तो रेशियो क्या है हमारे पास सेकंड पार्ट में? PS अपॉन क्या होता है? QS होगा, इक्वल टू PT अपॉन TR। अब क्योंकि PS कितना है, PS हमें दे रखा है 160 और QS हमें निकाल चुके हैं। तो QS कितना था? ये QS क्या हो जाएगा? 640 माइनस 160। तो सबसे पहले तो QS निकाल देना आपको। QS इक्वल टू कितना होगा? 640, क्योंकि PQ हमें दे रखा है 640 मीटर। तो QS कितना होगा? 640 माइनस 160 कितना हो गया? 480। तो QS की जगह में 480 लिख लेते हैं। और PT अपॉन TR, तो PT अपॉन TR भी उसी रेशियो में होगा जो रेशियो इनके बीच में होगा। तो क्या हो गया? 1:3। तो PT अपॉन TR और या PS अपॉन QR, तो दोनों किस रेशियो में होंगे? 1/3। दोनों साइड्स को 1:3 में ये ST डिवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन, इफ पॉइंट D इज 20 मीटर अवे फ्रॉम A। अब यहाँ पर ये डायग्राम इसका बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसा है, ये A D और ये B है C। यहाँ पर E पॉइंट है, D पैरेलल टू BC है यहाँ पे, और यहाँ पे बता रहा है 20 मीटर अवे फ्रॉम A। D क्या है? 20 मीटर अवे फ्रॉम A, मतलब AD कितना है? 20 मीटर है। थर्ड पार्ट का आंसर AD कितना है?
20 मीटर अवे फ्रॉम ए, मीन्स AD इज 20 मीटर एंड AB एंड AC आर 80 मीटर। तो AB कितना है, पूरा AB दे रखा है 80 मीटर का और AC दे रखा है 100 मीटर का रिस्पेक्टली। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PT, और वैल्यू ऑफ PT निकालना हमें वैल्यू ऑफ PT निकालना। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो थेल्स थ्योरम से हम ये निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, AD अपॉन BD इक्वल टू होगा AE अपॉन CE। तो AD कितना है 20 और BD कितना हो जाएगा, BD हमारा हो जाएगा 80 माइनस 20 यानी कितना 60। तो ये आ गया BD 60 मीटर होगा और AE अपॉन CE ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 1:3। तो AE अपॉन CE 1:3 यानी AD अपॉन BD और AE अपॉन CE 1:3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पहले हम AE की वैल्यू निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि रेशियो आ चुका है तो हम AE को क्या मान लेंगे x। तो CE कितना हो जाएगा 100 माइनस x। तो AE को हमने x मान लिया और CE कितना है 100 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि AC साइड पूरी दे रखी है 100 मीटर। तो ये हो जाएगा 1/3 3x 100 माइनस x, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 100 और x इक्वल टू कितना आ गया 25 मीटर। तो x हमारा 25 मीटर आ गया, यानी AE कितना है, AE है 25 मीटर। अब जो फील्ड और जो एक्चुअल ट्रायंगल जो हमने ड्रॉ करा है पेपर में, दोनों के बीच में कितना रेशियो दे रखा है, ये बता रहा था 1:8। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बता रहा था कि दोनों के बीच में, इसके बीच में कौन से स्केल पे ड्रॉ किया गया है 1:8। 1:8 मीन 8:1, मतलब ये फील्ड है, ये फील्ड की डायमेंशन अगर क्या है 8 है, तो ट्रायंगल जो ड्रॉ किया गया उसकी डायमेंशन कितनी है 1। तो वही हमने यहाँ पे स्केल यूज़ करना है। तो PT और AE में कितना रिलेशन है, अगर हम PT अपॉन में AE करेंगे तो PT अगर कितना है, PT 8 है 8 यूनिट, तो AE कितना हो जाएगा 1 यूनिट। तो PT निकालना, AE हमारे पास 25 है, तो PT अपॉन 25 इक्वल टू 8 यानी PT कितना हो जाएगा 200 मीटर आंसर। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। इस मिड टर्म एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। तो बच्चों ये नंबर 36, द गिवन इमेजेस आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स which mathematically can be described with the help of quadratic polynomials. Parabolic reflectors are used in devices like dishes, satellite, telescopes, microphones to collect or focus waves such as light, radio or sound waves to a single point. This enables efficient transmission or reception of signals. तो इस टाइप का कोई भी शेप होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक बोलते हैं इसको। तो इस टाइप का ये दे रखा है यहाँ पे कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स इस तरीके के शेप को बोलते हैं। तो आगे आपको जो है इसको ज़्यादा नहीं समझना, आपने बस यही समझना है कि ये वाला शेप क्या है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स। तो इस टाइप का जो भी इक्वेशन बनेगा इस कर्व का तो वो क्वाड्रेटिक होता है, बस ये इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होती है इसके लिए। तो हमें क्वेश्चन करने सीधे डायरेक्ट, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस px प्लस c, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका आंसर यही था। सेकेंड पार्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल दे रखा मैं 203x² माइनस 203x, तो 203 यहाँ पे कॉमन है 203 और x कॉमन है, तो अंदर बचेगा x माइनस 1
अब क्या करना है आपको, जो जो फैक्टर्स हैं उसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल देनी है। तो x इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है, x माइनस 1, ये इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे 2 जीरोज आ गए इसके, यही निकालना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 2x² माइनस x प्लस 8k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अल्फा दोनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हम प्रोडक्ट वाला लगा देते हैं फॉर्मूला। अगर क्वाड्रेटिकेशन इस टाइप का होता है तो जो दोनों जीरोज़ का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन a होता है। तो वही वाला लगा देते हैं, अल्फा मल्टी 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। और c कितना है यहाँ पर जो क्वाड्रेटिकेशन है हमारा ये है, तो यहाँ पर c क्या है, ये है 8k अपॉन में a क्या है हमारा 2। अब ये 2 4 जा हो जाएगा, तो कितना आ गया इधर 4k हो गया, और इधर क्या हो गया 1 हो गया। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 इज द आंसर। दूसरा चॉइस का क्वेश्चन है, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 7k प्लस 3 इज माइनस 4। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 7k प्लस 3, और इसका एक जीरोस क्या दे रखा हमें, ये एक जीरो दे रखा हमें -4। तो ये जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम x की जगह में -4 रख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इसमें। तो 0 को पुट करने से क्या होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो माइनस ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो कितना हो गया -7k माइनस 3 और इक्वल टू 0। ये हो गया 16 प्लस 8 माइनस 7k माइनस 3, तो ये आ गया 24 माइनस 3 यानी 21। तो ये आ जाएगा 21 माइनस 7k, उधर जाके -21 हो जाएगा। k इक्वल टू कितना आ गया 3 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, एन एरोप्लेन इज अ फ्लाइंग व्हीकल विथ फिक्स्ड विंग्स एंड one or more engines and is capable of moving through air. It is used for cargo handling, air travel or military purposes. Based on the above information, answer the following questions. क्वेश्चन बिल्कुल जो है ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये पॉइंट है ए, ऑन ए ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो पहले एरोप्लेन किस पॉइंट पे था, सी में था, तो यहाँ पर इसका 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा। आफ्टर फ्लाइंग 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड की फ़्लाइट के बाद यानी 15 की फ़्लाइट के बाद इसकी पोजीशन कहाँ होगी, पहले बी में थी, अब ये 15 सेकेंड की फ़्लाइट के बाद कहाँ है, पोजीशन डी, और हाइट वही रहेगी। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट, यानी हाइट कांस्टेंट है, यानी ये भी क्या होगा 2000√3 मीटर, ये एल्टीट्यूड भी 2000√3 मीटर होगी, और ये तो दे रखी है। तो अब क्या करना हमें, क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल ABC को कंसिडर करना पड़ेगा। ट्रायंगल ABC तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan 60 है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 2000√3 और बेस कितना है x। तो ये हो गया हमारा tan 60 वाली √3 x 2000√3, √3 से √3 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया 2000 मीटर आ गया हमारा, x इक्वल टू 2000 मीटर। अब y की वैल्यू निकालनी है सेकंड में, ये फर्स्ट था, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, दूसरा वाला ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE। तो यहाँ पर क्या है tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है ये 2000√3, क्योंकि एल्टीट्यूड सेम है, उसी एल्टीट्यूड में उड़ रहा है प्लेन, 2000√3 ये हो जाएगा परपेंडिकुलर,
और यहाँ पर ये पूरा बेस है x प्लस वाई। अब क्या होगा, tan 60 की वैल्यू 1/√3 हो गई, 2000√3 अपॉन में x प्लस वाई। यहाँ पर x प्लस वाई इधर आ जाएगा और 2000√3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, √3। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2000 मल्टीप्लाई 3, 6000। तो ये तो आ गया x प्लस वाई 6000। x की वैल्यू हमें क्या दे रही, मतलब क्या निकाल रखी है, 2000। तो ये हो जाएगा 2000 प्लस वाई इक्वल टू 6000। तो y इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 4000 मीटर। तो y की वैल्यू 4000 मीटर आ गई ये वाली, और ये वाली आई थी हमारी 2000। अब है क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो हमें दे रखा है बी से सी तक जाने का, मतलब बी सी बी हमें पता है बी कितना कवर करता है, 15 सेकेंड में कवर करता है। बी डिस्टेंस मतलब वाई, बी क्या है, वाई है। तो वाई इक्वल टू हमारा कितना आया, 6000, नहीं कितना आया था, 4000। वाई इक्वल टू 4000 आया था, 4000 मीटर। तो इतनी डिस्टेंस कितने में कवर करता है, 15 सेकेंड में। यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके हमारा स्पीड आ जाएगा। स्पीड ऑफ एरोप्लेन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ एरोप्लेन ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस हमें दे रखी है 4000 और टाइम दे रखा है 15। तो ये हो जाएगा 5 या 15, 5 8 40, 800/3। तो 800/3 हमारा क्या आ गया, ये तो मीटर पर सेकेंड था। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 800/3 डेनोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और न्यूमरेटर को 6×60। तो क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 3 से 20 टाइम से कट गया, 3 जीरो काट देते हैं, 1 0 1 0 और ये, तो कितना आ गया, 6 दूनी 12, 960 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गई एरोप्लेन की। आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। रंगोली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म्स इन इंडिया। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द क्रिएटिव सेल्फ. Rangoli is a traditional form of welcoming good luck. In one Rangoli competition, a team make a Rangoli by inscribing a square into the circle as shown in figure. The below Rangoli has 4 designs equal in area. The radius of circle is 21 centimeter. तो ये रंगोली दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों के आंसर निकालने। ईच डिज़ाइन इज मेड बिटवीन, तो क्या है, सारे डिज़ाइन कैसे बन रखे हैं, ये रंगोली में जो डिज़ाइन बन रखे हैं ये ऐसे बन रखे हैं डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन क्या है, ये कॉर्ड है और ये क्या, आर्क है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, ये डिज़ाइन किसके बीच में बने हैं, ईच डिज़ाइन मेड बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच डिजाइन। तो सेंट्रल एंगल ऑफ ईच डिजाइन क्या होगा, यहाँ पर एक डिजाइन का सेंट्रल एंगल ये है। अब सारे डिजाइन इक्वल हैं, ये होगा। तो हम 360 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से। तो कितना हो गया, सेंट्रल एंगल प्रत्येक डिजाइन का 90 डिग्री। आंसर आ गया। कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन। अब टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालना हमें। कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे, एक डिज़ाइन का एरिया निकालते हैं पहले, उसको फिर बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक ट्राइंगल बन रहा है कॉर्ड और दोनों रेडियस मिला के क्या बन रहा है, ट्राइंगल। और 21 सेंटीमीटर दे रखा और ये सेंट्रल एंगल भी हमें पता है 90 डिग्री, ये निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब है क्या, राइट ट्राइंगल है। तो राइट एंगल का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टी बेस मल्टी एल्टीट्यूड। यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पर बेस भी रेडियस है और एल्टीट्यूड भी रेडियस है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हो गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ मल्टी बेस मल्टी एल्टीट्यूड, 21 मल्टी 21।
ये हो जाएगा 10.5। तो ये हो गया हमारा कितना कैलकुलेट करके, ये हो जाएगा 105.50, यानी कितना आ गया 2205 डेसिमल लगा देते हैं। 225.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं पूरा। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टी क्या होता पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 90 है अपॉन 360 पाई आर यानी 22/7। आर कितना है 21 मल्टी 21, ये कट गया 3 टाइम्स और ये कट गया 4 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 22×66 मल्टी 21/4। इससे काट लेते हैं इसको, 4 एकम 4 और क्या हो जाएगा 4 छक्का 24 4 पंजे 20। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 6 1 2 पंजे 10 का शून्य हासिल 2 चौका 3 हासिल 1 2 एकम 2 1 3 5 6 3 1 4 3। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 3465 यानी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें क्या आना है, एरिया ऑफ डिजाइन निकालना है। एरिया ऑफ डिजाइन हो जाएगा हमारा कितना, एरिया ऑफ सेक्टर से हम क्या करेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया 346.5 220.5 माइनस करके 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे कितना एक डिजाइन का एरिया। 4 डिजाइन है यानी टोटल एरिया ऑफ डिजाइन्स जितने डिजाइन बने हैं तो 126 मल्टी 4 कितना हो गया 4 छक्का 24 504 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। टोटल डिजाइन जो है टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। अब है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ। अब हमारा डिजाइन का एरिया कितना आया था 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें खाली क्या करना है 504 की मल्टीप्लाई 0.75 में कर देनी है। तो कितना हो गया 5 चौको 20 का शून्य हासिल 2 5 0 2 5 पंजे 25 7 चौको 28 का 8 हासिल 2 7 0 2 7 पंजे 35 0 8 2 10 का शून्य हासिल 1 2 1 3 5 3 8 5 2 7। तो कितना हो गया ये 37800 और डेसिमल लगेगा हमारा यहाँ पे। तो कितनी रुपीज़ कॉस्ट हो गई इसकी 378 रुपये कॉस्ट आएगी डिज़ाइन की। तो बच्चों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 36, a group of students conducted a survey to find out about the preferred mode of transportation to school among their classmates. They surveyed 200 students from their school. The results of the survey are as follows. 120 students prefer to walk to school. 25% of the students prefer to use bicycles. 10% of the students prefer to take the bus. Remaining students prefer to drop off by car. Based on the above information, answer the following question. तो यहाँ पर जो दे रखा है 200 स्टूडेंट्स हैं जिनका सर्वे किया गया है। 120 स्टूडेंट्स प्रेफर टू वॉक टू स्कूल। 120 स्टूडेंट क्या करते हैं स्कूल के लिए मतलब पैदल चलते हैं। 25% ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर टू यूज़ बाईसाइकिल्स और 25%, तो इसका 25% कितना हुआ 200 का 25% निकाल लेते हैं पहले ही। तो ये हो गया कितना 50, यानी 50 स्टूडेंट जो है बाईसाइकिल से जाते हैं। 10% ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर टू यू टेक बस और 10% 200 का 10% कितना हुआ ये हुआ आपका यानी 20 स्टूडेंट किससे जाते हैं बस से जाते हैं। और रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितना हुआ वो भी निकाल लेते हैं।
तो टोटल स्टूडेंट ये हो गया 120। अभी टोटल मिला के कितना हुआ, ये हुआ 5 और 2 7 और 2 9, 190 स्टूडेंट्स हुए टोटल। अब बचे हुए कितने हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट्स होंगे 200 माइनस 190, कितना हुआ 10 स्टूडेंट्स। तो 10 स्टूडेंट्स बच गए। 10 स्टूडेंट्स किससे जाते हैं, बाय कार। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हमें इन क्वेश्चनों को आंसर देना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट डज नॉट प्रेफर टू वॉक टू स्कूल, यानी डज नॉट प्रेफर टू वॉक टू स्कूल। तो वॉक टू स्कूल कौन से हैं, वॉक टू स्कूल है 120 स्टूडेंट्स। तो बचे कितने, हु डज नॉट कह रहा है, डज नॉट प्रेफर टू वॉक स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु does not prefer to walk, who does not prefer to walk। तो कितने हैं वो 120, मतलब कि 200 से 120 माइनस कर लेंगे तो कितना हुआ 80 स्टूडेंट्स। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी प्रोबेबिलिटी होगी, अगर इस इवेंट को हम क्या मान लें ई, तो पी ई क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम क्या है 80 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 200। तो ये कैंसिल और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 4 5 जा, तो कितना आ गया प्रोबेबिलिटी इसकी 2/5 आंसर। सेकेंड पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हु प्रेफर टू वॉक और यूज ए बाईसाइकिल, यानी जो वॉक भी करते हैं और या फिर बाईसाइकिल से जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट कितने होंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उसके बाद हु प्रेफर टू वॉक टू यूज ए बाईसाइकिल लिख देना आपको, और इस इवेंट को लिख लेते हैं हम ई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पहले तो निकाल देते हैं टोटल सच स्टूडेंट्स विल बी, टोटल सच स्टूडेंट्स मतलब जो वॉक करते हैं या फिर बाईसाइकिल से जाते हैं। तो क्या निकाला था, बाईसाइकिल से जाने वाले 50 और वॉक करने वाले 120, तो टोटल मिला के 170 हो गया। तो टोटल मिला के ऐसे स्टूडेंट कितने होंगे 120 प्लस 50 यानी 170 स्टूडेंट्स होंगे ऐसे, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हो जाएगी फेवरेबल आउटकम यानी 170, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 200, और ये हो जाएगा हमारा 17/20 आंसर। अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, वन डे 50% ऑफ वॉकिंग स्टूडेंट डिसाइडेड टू कम बाई बाईसाइकिल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स कम्स टू स्कूल यूजिंग ए बाईसाइकिल ऑन द डे, यानी वन डे 50% ऑफ जो वॉकिंग स्टूडेंट्स हैं डिसाइडेड कम टू बाईसाइकिल, यानी 120 स्टूडेंट जो वॉकिंग वाले हैं। तो वॉकिंग स्टूडेंट्स कितने हैं, वॉकिंग स्टूडेंट्स हैं 120, और इसके 50% कितना हुआ, इसका 50% हो जाएगा 120 का कितना 60 स्टूडेंट्स। तो 60 स्टूडेंट्स ने डिसाइड करा कि हम बाईसाइकिल से जाएंगे, बाईसाइकिल से चलने का डिसाइड करा। तो अब क्या होगी प्रोबेबिलिटी, तो अब ऑलरेडी जो बाईसाइकिल वाले हैं कितने हैं, ऑलरेडी बाईसाइकिल वाले जो है कितने हैं, ऑलरेडी बाईसाइकिल वाले हैं 50। तो ऑलरेडी द स्टूडेंट्स हु यूज बाईसाइकिल, तो ऑलरेडी बाईसाइकिल वाले कितने हैं 50, ऑलरेडी बाईसाइकिल वाले कितने हैं 50 हैं। तो टोटल कितने होंगे बाईसाइकिल वाले, टोटल स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर डे में टोटल स्टूडेंट्स हु यूज बाईसाइकिल ऑन दैट पर्टिकुलर डे, तो हो जाएंगे 60 + 50
यानी इक्वल टू 110। और अब इसकी प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को हम मान लिया, सपोज करो ई मानते हैं, तो पी ई हो जाएगी 110 अपॉन 200, यानी 11 अपॉन 20 स्टूडेंट, 11 अपॉन 20 प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी। अगला है बी पार्ट। अब बी पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स प्रिफर्स टू बी ड्रॉप्ड ऑफ बाई कार। तो ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जो ड्रॉप ऑफ बाई कार हैं? ऐसे स्टूडेंट थे 10 स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड ऑफ बाई कार कितने थे? 10। और इस इवेंट को मानते हैं ई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम 10 हो जाएगा अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, ये तो कितना हो गया? 1 अपॉन 20 इज द आंसर। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 37। Radha, an aspiring landscape designer, is tasked with creating a visually captivating pool design that incorporates a unique arrangement of fountains. The challenge entails arranging the fountains in such a way that when water is thrown upwards, it forms the shape of a parabola. The graph of one such parabola is given below. तो यहाँ पर ये जो वाटर है, फाउंटेन्स, तो फाउंटेन जिस प्रकार से डिजाइंड है एक पराबोला के शेप में ये, और इसका ग्राफ दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस, और यूनिट दे रखे हमें। वाई एक्सिस में 1 यूनिट इक्वल टू 1 मीटर, और एक्स एक्सिस में 1 यूनिट इक्वल टू है 0.5 मीटर। तो यहाँ पर हमें इस ग्राफ पे बेसिस क्वेश्चनों के आंसर निकालने हैं। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन थ्रॉट अबव वाटर लेवल इज 10 सेंटीमीटर। द इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड फेसिंग parabola representing the water fountain is given by px equal to -x² plus 5x minus 4. Based on the above information, answer the following question. तो हमें ये parabola की इक्वेशन दे रखी है, ये है parabola और इसकी इक्वेशन है px जो है -x² प्लस px माइनस 4, और वाटर लेवल यहाँ पर है, और हमें 10 सेंटीमीटर जो हाइट दे रखी इसकी फाउंटेन रॉड की, तो ये 10 सेंटीमीटर हाइट है। अब है पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो पॉलिनोमियल px के जीरो क्या हैं? यहाँ पर है 1, 0, 4, 0। तो 1 है, यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 0 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। तो पहले वाले का आंसर तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच वाटर अटेन्स मैक्सिमम हाइट। तो क्या होगा? मैक्सिमम हाइट होगी ठीक बीचों बीच में जो पराबोला के दोनों पॉइंट जो x एक्सिस में मीट कर रहे हैं, 1, 0, 4, 0, और बीच का निकाल देते हैं यहाँ पे। तो बीच के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। तो ये कितना हो गया? 4 1 5/2, यानी 5/2 हो गया। तो ये क्या होगा? 5/2 ये हो गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 5/2, जिसमें पराबोला की हाइट क्या होगी? मैक्सिमम होगी, यहाँ पे ये मैक्सिमम होगी। तो ये पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 5/2 आंसर। अगला है, इफ h इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ द पूल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो मैक्सिमम हाइट वाटर स्ट्रीम की कितनी है? यहाँ पे लेवल ऑफ द पूल, अच्छा वाटर लेवल से है मैक्सिमम हाइट, ये h वाटर लेवल यहाँ है। तो हमें h की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इक्वेशन है हमारा क्या है? हमारा इक्वेशन है -x² प्लस 5x माइनस 4, -x² प्लस 5x माइनस 4। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है
मैक्सिमम हाइट अटेन हमें क्या दे रखी है, h। तो h की वैल्यू निकालनी है हमें किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 5/2 यानी 2.5 पे क्या थी, फाउंटेन की जो हाइट है वो मैक्सिमम थी। तो हमें p 2.5 पे निकालना है। तो कितना हो जाएगा, हाइट माइनस 2.5 का स्क्वायर प्लस 5.2.5 माइनस 4, ये हो जाएगा -6 पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 12.5 माइनस 4। तो ये आ जाएगा हमारा 6.25 माइनस 4। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 2.25। 2.25 मीटर आ गया px। तो h कितना हो जाएगा, ये px है, इसमें हमें वाटर ली है रॉड की, वो है 10 सेंटीमीटर। h इक्वल टू हो जाएगा, पहले तो 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो गया, 0.10 मीटर। तो h इक्वल टू हो जाएगा 0.1 प्लस 2.25। तो ये हो जाएगा हमारा 2.35 मीटर। ये वाली हाइट आ जाएगी h जो हमें निकालनी थी। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस द हाइट ऑफ वाटर अबव एक्स एक्सिस इज 2 मीटर। तो हमें निकालना है, पॉलिनोमियल हमें दे रखा है ये -x² प्लस 5x माइनस 4, और हाइट कितनी है दे रखी है हमें अबव एक्स एक्सिस 2 मीटर, यानी px इक्वल टू 2 होगा। तो -x² प्लस 5x माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3। तो एक फैक्टर हमारा x माइनस 3 आ गया, दूसरा फैक्टर x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2। तो ये दो पॉइंट होंगे x एक्सिस में जहाँ पे क्या होगा, तो ये दो पॉइंट होंगे x इक्वल टू 3 ये, और x इक्वल टू 2 दो पॉइंट होंगे जहाँ पे क्या होगी, हाइट 2 मीटर होगी यहाँ भी, और यहाँ भी क्या होगी, 2 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 38, Rinku was very happy to receive a fancy jumbo pencil from his best friend Rohan on his birthday. Pencil is a basic writing tool. When sharpened, its shape is a combination of cylinder and cone. As given in the picture, cylindrical pencils with conical head is a common shape worldwide since ages. Commonly, pencils are made up of wood and plastic, but we should promote pencils made up of eco-friendly material. Many options available in the market these days to save environment. The dimension of Rinku's pencil are given as follows. Length of cylindrical portion 21 cm, base diameter का base क्या है 1 cm, height the conical portion 1.2 cm। तो हमें पेंसिल कुछ ऐसे दे रखी है कि उसका जो बेस है सिलिंड्रिकल पार्ट और ये शार्पन्ड पार्ट है। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन कितनी है 21 सेंटीमीटर, डायमीटर का जो बेस है मतलब कि बेस का डायमीटर 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन 1.2 सेंटीमीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट हमें के रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस होगी डायमीटर का डिवाइडेड बाय 2, 0.5 सेंटीमीटर ये रेडियस हो गई, और हाइट हमें दे रखी कितनी कोनिकल पार्ट की 1.2 सेंटीमीटर। तो L इक्वल टू हो जाएगा √h² प्लस r स्क्वायर
यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 1.44 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1.69 और ये हो जाएगा हमारा कितना 1.3। तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई 1.3 सेंटीमीटर। आंसर। सेकंड पार्ट है फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ शार्पन पार्ट। तो शार्पन पार्ट क्या है, शार्पन पार्ट जो था ऐसा था और इसकी स्लैंट हाइट कितनी थी 1.3 सेंटीमीटर जो निकाली हमने, रेडियस है 0.5 और हमें क्या निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना। तो क्या हो जाएगा पाई आर एल, पाई के टर्म्स में निकालना आपको, पाई मल्टी आर, आर कितना है 0.5, एल कितना है 1.3, तो ये हो जाएगा हमारा 0.65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंसिल इन टर्म्स ऑफ पाई। अब टोटल सरफेस ऑफ द निकालना हमारे पेंसिल का, सिलिंड्रिकल पोर्शन और शार्पन्ड पोर्शन। ये हाइट है 21 सेंटीमीटर सिलिंड्रिकल पार्ट की और इसकी हाइट कितनी है, स्लैंट हाइट से मतलब हमें तो फिलहाल 1.3 सेंटीमीटर्स और रेडियस है 0.5। तो क्या होगा सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया कितना होता है, सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया होगा 2 पाई आर एच और सिलिंड्रिकल पार्ट का जो बेस है ये इसका एरिया कितना होगा प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस में ये कर्व पोर्शन शार्पन पोर्शन का पाई आर एल। फिलहाल हम यहाँ पे क्या लेते हैं पाई आर को कॉमन रख लेते हैं, पाई आर कॉमन रख लिया तो अंदर बचेगा हमारा 2h प्लस आर प्लस पाई आर कॉमन है तो एल, वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई के टर्म्स में ना पाई को रहने देते हैं, आर इक्वल टू 0.5 2h 2 मल्टी 1.3 नहीं 21, जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसकी हाइट 21 है प्लस आर, आर कितना है, आर है हमारा 0.5, स्लैंट हाइट है 1.3, कैलकुलेट कर लेते हैं 0.5 पाई, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 1.8, ये हो जाएगा हमारा 0.5 पाई और ये हो जाएगा 43.8। 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 40 का 0.4 1.9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है फाइंड द टोटल, ये तो हो गया। अगला पार्ट है द पेंसिल्स टोटल हाइट डिक्रीज बाय 8.2 सेंटीमीटर आफ्टर शार्पनिंग इट मैनी टाइम्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ सॉल्टन पेंसिल। तो अब क्या है इसको मतलब कि शार्प करते वक्त बहुत बार शार्पनिंग करते करते इसकी हाइट क्या डिक्रीज हो गई 8.2। तो हमारा जो सिलिंड्रिकल पोर्शन जो पहले 21 सेंटीमीटर का था, 21 सेंटीमीटर का सिलिंड्रिकल हाइट पहले 21 थी, तो अब क्या हो जाएगी वो घट जाएगी। शार्पन वाला पोर्शन तो वही रहेगा लेकिन घटेगा तो हमारा ये वाली हाइट घटेगी। तो ये हो जाएगा 8.2, 10 से 2 गया 8, 10 से 8 गया 2, 1 यानी 12.8। तो 12.8 हमारी ये वाली होगी। अब इसका वॉल्यूम निकालना हमें, पाई आर स्क्वायर एच, पाई को रहने देते हैं आर 0.5 स्क्वायर मल्टी 12.8, तो ये हो जाएगा हमारा 0.25 मल्टी 12.8 पाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 × 40 का 0.4 3.2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 36। Miss Sheila visited a store near her house and found that the glass jars are arranged one above the other in a specific pattern. On the top layer there are 3 jars, in the next layer there are 6 jars, in the third layer from the top there are
9 jars and so on till the 8th layer। तो बोलने का मतलब क्या है, जो जार्स हैं एक सीक्वेंस में लगे हैं, तो टॉप में जो जार हैं 3 हैं और जो नेक्स्ट है उसमें 6 और नेक्स्ट लेयर में कितने हैं 9 जार्स। तो ये क्या बना रही है एपी, और कहाँ तक है 8th लेयर तक। 8th लेयर मतलब 8th टर्म जो भी होगा। तो ये प्रकार की सीरीज बन गई। तो पहला क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ अवर सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें देना है राइट एन एपी whose terms represent the number of jars in different layers starting from the top। तो क्या है 3, 6, 9 ये हो गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा। तो ये एपी है, एपी तो ये होगी आंसर, और डी होगा हमारा 6 - 3 = 3। तो ये आंसर आ गया पार्ट फर्स्ट का। अब है पार्ट सेकेंड। Is it possible to arrange 34 jars in a layer if this pattern is continued? Justify your answer। अब यहाँ पर ही बता रहा है कि 34 जार्स किसी लेयर में पॉसिबल हैं कि नहीं है। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो सीरीज़ है एपी वो क्या है 3, 6, 9 ऐसे करके है, और हमें ये चेक करना है कि इसका ये जो 34 जार है यानी nth टर्म, एक किस्म से हम कह सकते हैं कि nth टर्म इसका जो है 34 है कि नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा। वी हैव टू चेक इट कि nth टर्म 34 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा देते हैं a + n - 1d। तो क्या हो जाएगा, ये a कितना है 3 प्लस और n निकालना हमें, और d कितना है हमारा 3। तो ये हो जाएगा हमारा nth टर्म, ये nth टर्म हमें दे रखा 34। तो ये हो जाएगा हमारा 34 से 3 गया 31/3 = n - 1, और n = आ जाएगा 31/3 + 1, जो कैलकुलेट करके हो रहा है 34/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस n is not a natural number, so it is not possible। मतलब 34 जार्स एक लेयर में हो ही नहीं सकते, क्योंकि काउंटिंग हमेशा क्या है नेचुरल नंबर, मतलब कि काउंट कैसे करेंगे, नेचुरल नंबर में होना चाहिए n। तो थर्ड क्वेश्चन है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स इन टर्म्स ऑफ n। तो यहाँ पर क्वेश्चन में शायद थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे लेयर्स हैं, लेयर्स बोलना चाह रहा है ये कि नंबर ऑफ लेयर्स हैं। तो जो है हमें क्या करना है, सम निकालना टोटल। तो यानी n टर्म्स का सम वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे, Sn = क्या होगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, n की जगह में n ही रखना हमें। a हमारा कितना है 3, n की जगह में n, और d हमारा आ गया, d भी हमारा क्या है 3 है। कैलकुलेट करके आ जाएगा n/2 6 + 3n - 3। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा n/2, और ये आ जाएगा 3 + 3n। Sn कितना है, Sn हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा n, 3 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका n + 1/2। ये आंसर आ गया। तो ये आ गया जो यहाँ पर ये बता रहा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स। तो टोटल नंबर ऑफ जार्स ऐसे करके बताएंगे हम। अब है हेंस फाइंड S8। तो S8 यहीं से निकल जाएगा, n की जगह में आपको यहाँ पर क्या रख देना है, n की जगह में 8 रख देना है। तो क्या हो गया 3 × 8, 8 + 1/2। तो ये 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा 108 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है चॉइस का, द शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर। अब हमारी पहले की सीरीज तो ये थी 3, 6,
9। अब 3 जार्स ऐड कर दिए प्रत्येक लेयर में, यानी 3 में 3 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 6 में 3 ऐड हो जाएगा तो कितना 9, 9 में 3 ऐड हो जाएगा तो 12। ये सीरीज बन जाएगी अभी भी। अब हमें क्या निकालना है, फिफ्थ लेयर फ्रॉम द टॉप निकालना। तो फिफ्थ लेयर में फिफ्थ टर्म निकालना है इस ए पी का। तो क्या हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 डी। तो a कितना है 6 है, प्लस 4 मल्टी डी कितना है 3, 6 प्लस 12 यानी 18 आ जाएगा आंसर। तो फ्रॉम द टॉप फिफ्थ लेयर क्या होगी, फिफ्थ लेयर में कितने जार होंगे 18 जार। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है ट्राइंगल इज अ वेरी पॉपुलर shape used in interior designing. The picture given above shows a cabinet designed by a famous interior designer. Here the largest triangle is represented by triangle ABC and the smallest one with shelves is represented by triangle DEF. PQ parallel to EF दे रखा है हमें। तो हमें जो है पहले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है सो दैट ट्राइंगल DPQ सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो DPQ हमारा ये हो गया और DPQ ये हो गया और DEF ये हो गया। तो ये हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये क्या हो जाएगा प्रूफ वाला पार्ट देखते हैं इसका सीधे। तो प्रूफ में हमें क्या लिखना है PQ पैरेलल टू EF और जो हमें क्या दे रखा है गिवन है। अब क्या है जब ये पैरेलल होगा तो एंगल DPQ क्या होगा, एंगल DPQ इक्वल टू होगा एंगल DEF। ये दोनों क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल DPQ इक्वल टू एंगल DEF हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और P एंगल DQP इक्वल टू हो जाएगा एंगल DFE और ये भी क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। और यहाँ पर ये लिखना जरूरी है इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF। अब एंगल D क्या है, दोनों में कॉमन है, एंगल D इक्वल टू कॉमन, तो ये कॉमन हो गया। अब दोनों ट्रायंगल्स जो है प्रूफ हो जाएंगे हमारे सिमिलर। ट्रायंगल DPQ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। कौन सा रूल लग गया, ये ट्रिपल ए। हमने 3 एंगल्स प्रूफ करे हैं तो ट्रिपल ए रूल लिखेंगे यहाँ पे। तो ये प्रूफ हो गया। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट। इफ DP इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, DP कितना है 50 सेंटीमीटर है और PE हमें दे रखा 70 सेंटीमीटर और हमें क्या करना फाइंड आउट PQ अपॉन EF, ये फाइंड आउट करना। तो ट्रायंगल जो है ट्रायंगल DPQ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF हम पहले प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। सिमिलरिटी का थ्योरम लगा लेते हैं DP अपॉन DE इक्वल टू PQ अपॉन EF इक्वल टू DQ अपॉन DF। अब हमें जो चीज़ दे रखी है DP 50 है तो DE कितना हो जाएगा यहाँ पे, DE हमारा हो जाएगा 50 प्लस 70 यानी कितना 120 सेंटीमीटर। और हमें क्या ये DP क्या है, DP दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो DP अपॉन DE क्या हो जाएगा 50 अपॉन 120। इसकी जगह में वैल्यू रख ली और निकालना क्या हमें PQ अपॉन EF, ये निकालना है। तो PQ अपॉन EF कितना आ जाएगा 5 अपॉन 12 आंसर। तो ये आ गया आंसर। अब है थर्ड पार्ट में है if 2AB equal to 5DE and triangle ABC similar to triangle DEF
देन शो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्स्टेंट। तो जो हमें दे रखा है वो लेके चलते हैं। हमें दे रखा है 2ab इक्वल टू 5de, तो ये हो जाएगा ab अपॉन डी इक्वल टू 5/2। अब दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो यहाँ पर सिमिलरिटी का थ्योरम लगा लेते हैं। ए बी अपॉन क्या हो जाएगा डी, बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा ई एफ, और ए सी अपॉन में हो जाएगा डी एफ। अब यहाँ पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ है इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, तो हमें जो चीज़ दे रखी है उसी को लेके चलते हैं। ए बी अपॉन, तो यहीं पर लिख लेते हैं इसको, ये क्या होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन में डी ई प्लस ई एफ प्लस में डी एफ। तो यही प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक्चुअली में ये अप्लाई कर दी। तो ए बी अपॉन डी ई हमें दे रखा है, तो ए बी अपॉन डी ई को लिख लेते हैं। यानी ये क्या चीज़ है, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, और ये क्या है पेरीमीटर ऑफ, ये चीज़ क्या है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ है। तो ए बी अपॉन डी ई कितना दे रखा है 5/2 नंबर ने निकाला है, तो ये 5.2 हो गया जो कि कांस्टेंट है। तो इनका रेशियो हमेशा क्या होगा, इस प्रकार से बने ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे तो इनके पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये क्या आ गया कांस्टेंट। 5/t मतलब कांस्टेंट, ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, इफ ए एम एंड डी एन आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं पहले। ये तो हो गया ट्राइंगल ए बी सी, और एक ट्राइंगल बना लेते हैं डी ई एफ। ए एम एंड डी एन, अब ये बता रहा, ये ऊपर वाले ट्राइंगल ये जो हमें सिमिलर दे रखे हैं। अब ये बता रहा है कि ए एम मीडियन है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और डी एन जो है मीडियन है ट्राइंगल डी ई एफ की, डी एन। देन प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एन। तो इसका प्रूफ करेंगे हम, प्रूफ वाला पार्ट से शुरू करते हैं। तो क्योंकि ए एम मीडियम है, ए एम क्या है मीडियन है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, बी एम इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी सी डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए। ऑन द सेम वे कि डी एन जो है मीडियन है ट्राइंगल डी एफ की, डी ई एफ की, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ई एन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई एफ डिवाइडेड बाई 2। अब सिमिलर का थ्योरम लगा लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी हमें दे रखा है ऑलरेडी। सिमिलर टू ट्राइंगल क्या है डी ई एफ के हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन, ये सिमिलर होगा तो एंगल ई इक्वल टू क्या होगा, मतलब एंगल बी इक्वल टू हमारा प्रूफ ये हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई बाई सी पी एस टी। दूसरी चीज ए बी अपॉन लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन। तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन डी
क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, ए बी अपॉन डी ई, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी ई इक्वल टू किसके होगा, बी सी। पूरा थ्योरम लिख लेते हैं हम, जो पार्ट हमें चाहिए वो लिख लेते हैं, बी सी अपॉन में ई एफ। अब यहां पर रीजन में क्या हो जाएगा, रीजन में होगा सिंस ट्रायंगल ए बी सी, ये लिख लेंगे इधर ब्रैकेट में, और ए बी अपॉन डी ई, इसको एज इट इज रख देते हैं, और बी सी इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं, बी सी डिवाइडेड बाई 2, ई एफ डिवाइडेड बाई 2। तो बी सी डिवाइडेड बाई 2 कितना होता होगा, ए बी अपॉन डी ई, तो बी सी डिवाइडेड बाई 2 कितना है यहाँ पे, बी एम, और ई एफ डिवाइडेड बाई 2 कितना है, ई एन, और एंगल बी हमारा हम पहले यहां पर प्रूव कर चुके हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, प्रूव्ड अबव। तो क्या होगा, ये साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन, साइड एंगल साइड रूल। Question number 38. Metallic silos are used by farmers for storing grains. Farmer Girdhar has decided to build a new metallic silo to store his harvest grains. It is the shape of a cylinder mounted by a cone. Dimensions of conical part of the silo as follows. तो साइलो मतलब जो है फूड स्टोरेज के लिए बनाया गया एक वेसल है, तो जो है उसकी हमें डायमेंशन दे रखी है। तो बॉटम पार्ट उसका सिलिंड्रिकल है और अपर पार्ट क्या है, कॉनिकल पार्ट है। रेडियस जो है दोनों की क्या है, 1.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट दे रखी है 2 मीटर। डायमेंशन ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट दे रखी है, रेडियस वही सेम है 1.5, हाइट है सिलिंड्रिकल पार्ट की 7 सेंटीमीटर। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। तो हमारा जो साइलो है, जो कंटेनर है, ये इस प्रकार से है, बॉटम पार्ट सिलिंड्रिकल है और अपर पार्ट क्या है, कॉनिकल, और रेडियस दे रखी है हमें इसकी 1.5 सेंटीमीटर, और जो कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर, मतलब 1.5 मीटर 2 मीटर। और सिलिंड्रिकल वाले पार्ट की भी जो रेडियस वही है सेम 1.5 मीटर, और हाइट दे रखी है इसकी कितनी, 7 मीटर। हमें निकालनी है कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ वन साइलो। तो क्या होगा, L इक्वल टू हो जाएगा √h² प्लस r²। तो ये हो जाएगा √h, h है 2 स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √6.25, यानी क्या हो जाएगा 2.5 मीटर। स्लैंट हाइट हमारी 2.5 मीटर आ गई। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है कॉनिकल पार्ट। तो कर्व सरफेस ये एरिया कॉनिकल पार्ट का क्या होगा, कॉनिकल पार्ट का होगा πr/l। तो पाई कितना है 22/7, r कितना है 1.5, और l कितना दे रखा 2.5। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 33, 33 हो गया। 33 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, 5 7 2 7 1 8, यानी डेसिमल लगेगा तो कितना हो गया 82.5। 82.5 तो ये हो गया, अपॉन 7 करें तो कितना हो गया 7 एकम 7, और 7 एकम 7, 5 7 7 49, 6 7 8 56, लगभग 11.78 मीटर स्क्वायर इसका जो है कॉनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा।
अब है थर्ड पार्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कर्व सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ ए वन साइलो एट द रेट ऑफ 2000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो सिलिंड्रिकल पार्ट जो है हमें इसका निकालना। चलो सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या दे रखी है, सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट दे रखी है हमें कितनी, 7 मीटर, रेडियस है 1.5 और हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल पार्ट कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πRH और 2 × 22/7 मल्टी आर कितनी है 1.5 और मल्टी हाइट है 7, 7 से 7 कट गया, ये हो जाएगा 66 मीटर स्क्वायर। तो इतना जो है सिलिंड्रिकल पार्ट का क्या होगा, ये तो आ गया मेटल शीट जो कर्व सरफेस एरिया को में इसकी लगेगी। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट हमें रेट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट कितना हो जाएगा विच इज़ यूज फॉर मेकिंग इट्स कर्व पार्ट। कॉस्ट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा 2000 हमें दे रखा है रेट, तो क्या हो जाएगा 2000 × 66, ये हो जाएगा 112 और क्या हो जाएगा 112 नहीं कितना हो जाएगा ये 132, 132 छक्का बारह दो 2 छक्का बारह 132,000 रुपीज़ इसका कर्व सरफेस एरिया को बनाने में लगेंगे। अगला पार्ट है फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ वन साइलो टू स्टोर ग्रेन्स। तो कैपेसिटी निकालनी है पूरे साइलोज की, क्या हो जाएगी, कैपेसिटी होती है कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम कितना होता है 1/3πr²H और जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका πr², इसका H अलग होगा, H πr² कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा H/3 + H। अब हमें पाई 22/7 रख लेते हैं, R कितना है 1.5 × 1.5 और ये हो जाएगा H कितना है, कॉनिकल पार्ट का हाइट है 2 और सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट है 7, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7, ये हो जाएगा 6.25 नहीं 2.25 और ये हो जाएगा 7 या 21 और 2 23/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 3 से कट रहा है 75। अब ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 16.25 नहीं 16.50 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 23। अब 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 3 × 5 = 15 का 5 हासिल 1, 3 × 6 = 18, 1 × 19 का 9 हासिल 1, 3 × 3 = 4, 2 × 5 = 10 का 0 हासिल 1, 2 × 6 = 12 13 हासिल 1, 2 × 2 = 3, 5 9 4 3 7 3, तो ये आ जाएगा हमारा 379.5 और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 7 × 5 = 35, 2 9 7 × 6 = 28, 1 और पॉइंट तो कितना आ जाएगा 7 × 9 = 14, ये आ जाएगा आपका 54.21 मीटर क्यूब कैपेसिटी वाला साइलो क्या वॉल्यूम पूरा कॉनिकल और सिलिंड्रिकल पार्ट मिला के। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं हम, ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी में हमारा कंट्रीब्यूशन पूरा रहे। Thank you very much for seeing this video.